और इस विषय पर मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, मैं पीछे पड़ा हूं। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली। मेरे पास फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल की गाड़ी है। और जब भी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं तो गाड़ी में बैठो, चक्कर मारो, मर्सिडीज से भी अच्छी है। तुम्हारे राज्य में पेट्रोल डीजल को खत्म करो और तुम्हारे राज्य में पूरा बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल लाओ, देश का इंपोर्ट बचाओ। 16 लाख करोड़ बचेंगे तो देश के किसानों के जेब में जाएंगे, गांव समृद्ध होंगे और स्मार्ट विलेजेस होंगे, गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, परली है ना आपके यहाँ, परली राइस स्ट्रॉ, ये जलाते हैं। ये पंजाब हरियाणा मालूम नहीं आपके उत्तराखंड में भी जलाते कि नहीं, पूरा दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने शुरू करवाया। 1 लाख टन परली वहां जमा की गई है, 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होता है, 150 टन बायोबिट्यूमिन तैयार होता है और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होता है। अब हमारा किसान अन्नदाता नहीं रहेगा, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा। अन्नदाता ऊर्जादाता नहीं रहेगा, वो विटामिन दाता बनेगा। और विटामिन दाता अन्नदाता ऊर्जादाता नहीं तो वो हवाई ईंधन दाता बनेगा, क्योंकि कॉर्न, गेहूं, चावल कितना भी लगाओ पैसे ही नहीं मिलता ज्यादा। अगर ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बचकर ये पैसा किसान के जेब में जाएगा तो देश में एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि ग्रामीण जंगल का क्षेत्र है, जिसमें जल जमीन जंगल और जानवर पर आधारित हमारी रूरल इकोनॉमी बनेगी और गांव समृद्ध बनेंगे, तो ये हरिद्वार में इतना रश काहे के लिए होगा? क्यों पहाड़ी से उतर के लोग यहां आ रहे? क्योंकि वहां रोड नहीं, अच्छी खेती नहीं। आज मैं आया था अभी मुख्यमंत्री जी में हेलीकॉप्टर से, बड़े बड़े पर्वत, कहां से आए थे हम? अभी टनकपुर से, और पूरे पहाड़ के पहाड़ है, छोटे से गांव दिख रहे थे, खेती कम ही थी। पर कल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि जंगल में एक पेड़ लगा और एक पेड़ से हर साल 50,000 रुपए का इनकम होगा, तो क्या वो आदमी गरीब रहेगा? यह टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। और इसलिए अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअल साइंस के साथ, धर्म के साथ, इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ, साहित्य, काव्य, संगीत, नाटक, इनके सब के आधार पर जो भविष्य की समाज रचना खड़ी हुई है, जो विश्व के कल्याण की भावना को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो पहलू है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तीनों के आधार पर हम विश्वगुरु बनने की क्षमता हमारे पास है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक प्रकार से हमें विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखकर ही ये कार्य कर रहा है। मुझे खूब लोगों से मिलने का मौका मिला, दुनिया भर के लोगों को, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर सब उद्योगपति, और अलग अलग लोगों से मिलता रहा, मुझे भी खुशी रहती है। तो एक बार मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तुमने क्या देखा? तो मैंने उनको यह कहा कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मेरे दिल में जिनके बारे में बहुत बड़ी इमेज थी, उनके नजदीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने ये बड़े नहीं, ये बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो उनके नजदीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि नागपुर जिले के एक हिंगना तहसील में आदिवासी क्षेत्र में एक पारधी समाज की महिला काम करती थी, रेखा पवार करके। तो उनका धंधा था हाथ भट्टी, वो दारू तैयार करती थी, बेचती थी। तो पारधी समाज का धंधा ही वो था, बहुत पिछड़ा था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से। तो वहां बीच में पुलिस ने बहुत कार्रवाई की, बहुत महाराष्ट्र में इशू बना था। तो गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे, मैं और वहां पहुंचे। तब ध्यान में आया कि परिस्थिति उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, नहीं बेचारों को। तो मैंने मुंडे जी को कहा कि ये पिछड़े हुए हैं, ये अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए
अधिकार और कर्तव्य के साथ उनको जीवन का मार्ग दिखाने में जो समाज की जिम्मेदारी थी, उसमें हम कम पड़े हैं। बाद में वो रेखाते पवार से मेरे संबंध आए। मैं पार्टी का काम करता था और जिला पंचायत के चुनाव में जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि पार्टी का टिकट सब मिलकर निर्णय करते हैं। पर मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी महिला पार्टी में आई है, इतने नीचे स्तर की है, अच्छा काम करती है, तो उसी को देंगे। तो मैंने उनको कहा कि तुम तैयारी शुरू कर दो, तुमको चुनाव लड़ना है। और जब मैं चुनाव के टाइम है और टिकट देने की बात आई, तो पार्टी में सभी लोगों ने मुझे कहा कि ये जो पारधी समाज के, इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, ये दूसरे कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा है, और आज तक वही कम्युनिटी का आदमी चुनकर आया। अगर आप इसको टिकट देंगे तो सीट हम जीत नहीं पाएंगे, पर आपका आग्रह होगा तो दे दीजिए, हमें किसी का विरोध नहीं है। तब मैंने सोचा कि सब मेरे पार्टी के निर्णय करने वाले लोग एक बाजू में है और मैंने तो बोल दिया, अब क्या करें। मैंने कहा नहीं, आप सबका जो निर्णय वही मेरा निर्णय है। हम उनको टिकट नहीं दे पाए और मैंने उनको घर बुलाया। मैं गिल्टी कॉन्शियस था, मेरे मन में आपराधिक भावना थी और मैंने हाथ जोड़कर उनको कहा कि रेखाताई, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको 5,000 रुपये भी दिए थे, चुनाव का प्रचार शुरू करने के लिए भी कहा था, पर पार्टी में सब लोगों का मन है कि आपसे ये दूसरी कैंडिडेट अच्छी होगी। मैं बड़ा धर्म संकट में हूं, आप देते और कितनी गालियां खिलाते, इसका अनुभव मैंने बहुत लिया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और झट उन्होंने अपने पर्स खोली और पर्स में से उन्होंने 3,800 रुपये निकालकर मुझे दिए और मुझे कहा कि 1,200 रुपये मैंने गाड़ी का एडवांस दिया था, डीजल का खर्चा हुआ था, ये हिसाब है, ये बाकी के पैसे वापस लो और आप चिंता मत करो, जो उम्मीदवार आप देंगे उसका मैं काम करूंगी। तब मेरे समझ में आया कि ये तो महिला हाथ भट्टी चलाने वाली थी, ये कोई कॉलेज में नहीं गई, इसको कोई डिग्री नहीं मिली, ये कोई त्यागी तपस्वी बलिदानी नहीं है, ना इसका कोई स्टेटस है, ना पार्टी में इसका कोई बड़ा स्थान है।